हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वन डे एग्जाम स्टडी में। तो मेरे साथियों, जैसा कि पता है कि प्रत्येक शाम 4 बजे हमारी क्लास होती है। शनिवार को क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि थोड़ा हम आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे, यहाँ पर थे नहीं, है ना। हालांकि शनिवार को मतलब शनिवार को क्लास के टाइम तक आ गए थे, बट पॉसिबिलिटी नहीं थी कि मैं आ पाऊंगी, इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सभी साथियों को प्रणाम, सभी साथियों को राम राम। स्नेहलता, राधिका, कवि, सभी को प्रणाम। लवली जी नमस्कार। तो क्या आज का सेशन शुरू किया जाए? अगर आप लोग कहेंगे तो फिर आगे का सेशन शुरू करते हैं, जल्दी बताइएगा। गुड इवनिंग मोनिका राव, कवि। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिएगा, हम पढ़ा रहे थे भारत में कृषि, यानी भारत में कृषि जो चल रही थी वो सिर्फ एक दिवसीय हो पाई क्योंकि दूसरे दिवस में तबीयत खराब थी, और शायद इसके बाद लाइट का कोई इश्यू था, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, वरना कृषि लगभग समाप्त होती। देखिएगा, भारत, अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि से सिर्फ हम ये समझ लेते हैं कि कृषि का मतलब खेती करना होता है, जो कि मेरे साथियों पूर्णतः गलत है। कृषि का मतलब सिर्फ और सिर्फ खेती करना ही नहीं होता है, बल्कि जैसे मधुमक्खी पालन है, जानवरों का पालन है, मुर्गी पालन है, ये सभी के ये सभी के सभी हमारे कृषि में ही आ जाता है। ये किस में आ जाता है? कृषि में ही आ जाता है। हाँ, जो भी हुई हो शालिनी, 19 को हुई थी, जब भी हुई हो, मैंने डेट नहीं याद की है। तो यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं कृषि को। अब ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, जैसे ही बात कृषि की आई तो हमारे दिमाग में कई चीजें आ गई, जिनमें से हमने जो आपको पिछले टर्न पे करवाया था, तो हमने खाद्यान्न फसलें, बागानी फसलें, है ना, और इस तरह से कई फसलों के विषय में आपको बताया था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, मैंने आपको क्या क्या बता दिया था। मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले हमने बात कर ली थी गेहूं की। किसकी बात कर ली थी? गेहूं की बात कर ली थी, यानी गेहूं से रिलेटेड बात कर ली थी। फिर मेरे साथियों, हमने दूसरा प्रमुख खाया जाने वाला, यानी प्रमुख खाया जाने वाला खाद्यान्न चावल के विषय में भी बात कर ली थी। अब तीसरे की बात करने वाले हैं मक्का। आप लोग बताइएगा कि क्या हमने मक्का को आपको कराया है या नहीं। मक्का नहीं हुआ होगा, तो चलिए बात करते हैं मक्का की। मक्का की बात करते हैं। मक्का को स्टार्ट करने से पहले सभी साथी बताएं, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? सभी लोग फटाफट बताइएगा, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, और मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? जल्दी से बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम, गुड़िया का आंसर आ चुका है, ट्रिटिकम। और आज की विनर है गुड़िया जी। फिर राधिका का आया, शालिनी का गलत है, शिवाजी आपका भी सही है। चलिए, तो गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? पूरा आप लोगों ने नहीं लिखा है। टिट्रिकम सटाइवम, बिल्कुल सही, कवि मौर्य ने पूरा लिखा है। टिट्रिकम सटाइवम, यानी जो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है वो है टिट्रिकम सटाइवम। दूसरा क्वेश्चन, मोर जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंने आपको सारे के सारे वैज्ञानिक नाम लिखाए हैं, तो जल्दी से बताइएगा, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? फटाफट बताइएगा। पीकॉक गलत है। स्नेहलता, ऐसी बातें मत करो वरना अच्छे से डांटेंगे। शिवाजी का बिल्कुल सही जवाब है, पीता है। तो सेकेंड क्वेश्चन की विनर है शिवाजी, जिनका आंसर है पावो क्रिस्टेसस। क्या है बच्चा? पावो क्रिस्टेसस। तीसरा क्वेश्चन है, आम का वैज्ञानिक नाम। मैंने आम का नहीं लिखाया है, वर्ड आम का आपको आना चाहिए कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? कई बार हमने आपको जो
हम हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है 2 बजे वाली, उस क्लास में कराया था। तो आपसे पूछ रहा है ध्यान दीजिएगा कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या नेटवर्क इशू है? एक सेकेंड भाई बता दीजिए, क्या नेटवर्क इशू है? क्योंकि लिख के आया था। मैंगी फेरा इंडिका। ये किसका है? सबसे पहला आंसर आया शालिनी मौर्य का, मैंगी फेरा इंडिका। वेरी गुड। फिर है शिवाजी का मैंगी फेरा। सानू का भावना उपाध्याय ने नहीं दिया है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, हर बात के लिए मत कहा करें मैम ये आपने नहीं पढ़ाया। भाई इससे पहले आपने क्या किया ये भी तो बताओ। मैं जो पढ़ाऊंगी वो तो मैं बताऊंगी ना, लेकिन इससे पहले भी तो चेक कर ले। अगला क्वेश्चन है, आपको बता रहा है केचुआ का रंग किस वर्णक के कारण भूरा होता है? केचुआ का रंग किस वर्णक के कारण भूरा होता है? फटाफट बताइएगा। केचुआ का रंग किस वर्णक के कारण भूरा होता है? अभी आपका आंसर किसी का नहीं आ पा रहा है, नकल कर रहे होंगे। चलिए हाँ बताइएगा, केचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? केचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? अच्छा अच्छा ठीक है भावना जी, कोई बात नहीं। मुझे लगा क्योंकि लिख के आया था नेटवर्क इश्यूज, क्लास हैज बीन पुश्ड, ऐसे करके आया था, तो मैंने सोचा शायद नेटवर्क इशू हो। चलिए ये तो लिखाया था शिवाजी, ये तो हमने आपको क्वेश्चन लिखाया था कि जो केचुआ होता है वो भूरे रंग का होता है किस वर्णक के कारण, जहां पर हमने आपको एनेलिडा संघ लिखाया था, वहां पर लिखाया था कि जो केचुआ होता है, केचुआ का पालन वर्मी कल्चर कहलाता है। केचुआ से हमें वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होती है, और केचुआ का रंग फोरफायरिन वर्णक के कारण भूरा होता है। केचुआ का वैज्ञानिक नाम है पेरेटिमा पोस्थुमा, है। ये सारी बातें बच्चा लिखाई थी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए मक्का, तो मेरे साथियों अगर हम मक्का की बात करें, मक्का उष्णकटिबंधी मानसूनी पौधा है। मानसूनी पौधा क्या है? आपने देखा होगा जब बारिश का सीजन आता है तभी हमको भुट्टे खाने को मिलते हैं, बट आजकल की बात करें तो मेरे साथियों अब मक्का गर्मी के सीजन में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो मक्का है ये हमारी देसी मक्का ना होके विदेशी मक्का है। जो अभी सीजन में आ रहे हैं ना, वो हमारी देसी मक्का नहीं है बल्कि विदेशी मक्का है। वो देसी मक्का ना होके विदेशी मक्का है। तो अगर आपसे कहा जाए कि मक्का, तो आप क्या कहेंगे? मक्का उष्णकटिबंधीय मानसूनी जाति का पौधा है। मक्का उष्णकटिबंधीय मानसूनी जाति का पौधा है, ठीक है। दूसरा, मक्के में, यानी जो मक्का होता है, मक्का में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो कार्बोहाइड्रेट होता है किस फॉर्म में होता है, तो याद रखना स्टार्च फॉर्म में होता है। अधिक स्टार्च पाया जाता है, यानी इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस नाम से होता है? स्टार्च होता है। तो यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा, स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च क्या होता है बच्चा? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो मक्का में सबसे अधिक स्टार्च पाया जाता है। मक्का में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। अगर हम आपसे कहें मक्का का प्रोटीन, क्या कहें? मक्का का प्रोटीन, यानी मक्के में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मक्के में मेरे साथियों जेन प्रोटीन पाई जाती है। मक्के का प्रोटीन जेन है। मक्के का जो प्रोटीन है वो कौन सा है? जेन प्रोटीन है। मक्का की विश्व प्रसिद्ध मंडी, यानी ये विश्व प्रसिद्ध मंडी है कहां पर? तो यूएसए में है, जिसका नाम है सेंट लुइस। कौन सी है? सेंट लुइस है, जो कि मेरे साथियों यूएसए में है। कहां पर है? यूएसए में है।
अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि मक्के का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, यानी सबसे ज्यादा मक्के का क्षेत्रफल कहाँ है, ठीक है, मक्के का सबसे ज्यादा देखिएगा कार्बोहाइड्रेट उसमें भी है, लेकिन उसका कार्बोहाइड्रेट है वो मंड फॉर्म में है और इसका स्टार्च फॉर्म में है, ठीक है। इसमें इतना ज्यादा स्टार्च होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें इतना ज्यादा स्टार्च होता है कि इससे गाड़ियां भी चलाई जाती हैं। चावल से कभी गाड़ी नहीं आपने सुनी होगी, मक्के से गाड़ी भी चलाई जाती है, ठीक है, चलती है। शक्कर से गाड़ियां चलती हैं, हम लोगों ने ये नहीं देखा है, लेकिन जो बाहर है ऐसी गाड़ियां बनाई गई हैं जो मक्के से गन्ने के रस से चलती हैं। जैसे अभी हम लोग जो गाड़ियां चलाते हैं उनमें डीजल पेट्रोल ये वगैरह भरवाते हैं, है ना। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो बायोडीजल से चलती हैं, कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो मेरे साथियों उन पर प्रयोग किया गया और मक्के से, या हम कह सकते हैं गन्ने के रस से गाड़ियां चली हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, मक्का की विश्व प्रसिद्ध मंडी सेंट लुइस है। मक्के का सर्वाधिक क्षेत्रफल, मक्के का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर है, यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल इसका कहां पर है, तो याद रखिएगा यूएसए में, है ना। लेकिन यहां पर ये जानवरों के चारे के रूप में प्रयोग की जाती है, जानवरों के चारे के रूप में प्रयोग की जाती है, जानवरों के चारों के रूप में क्या प्रयोग की जाती है, मक्के का प्रयोग किया जाता है। किसका, मक्के का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, फटाफट मेरे साथियों चारों पॉइंट आप उतार लीजिएगा, देर नहीं होनी चाहिए, फटाफट करिएगा। हाँ, यहाँ पर एक आप चीज और ऐड कर सकते हैं, जैसे कभी कभी यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ देता है, फिर आप फंस जाओगे। जो मक्का है एक तो उष्णकटिबंधीय है, या आप याद रखना उपोष्ण, उपोष्ण मतलब पहले ये उपोष्ण जाति का था। जो हमारा देसी मक्का है ना वो उपोष्ण जाति का है, देसी मक्का उपोष्ण जाति का है। और जो अब वैरायटी बोई जाती है जिसको हम विदेशज मक्का कहते हैं, ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जाति का पौधा है। फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़िएगा जल्दी से, साइड ओके। हाँ, मक्का का प्रोटीन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मक्के में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, तो मक्के में मेरे साथियों जेन प्रोटीन पाया जाता है। फटाफट लिखिएगा। लिख लिया, चलिए अब आगे हम बात करते हैं चाय की। जब भारत में ये सब लिखाएंगे तो भारत में अलग से लिखाएंगे, बिल्कुल अलग से। देखिएगा अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं चाय, चाय का नशीला पदार्थ, चाय में जो नशीला पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, तो याद रखिएगा टेनिन होता है। कौन सा होता है, टेनिन होता है, ठीक है। चाय में खुशबू, चाय में जो खुशबू आती है, चाय में एक तरह की महक आया करती है, वो किसके कारण आती है, तो याद रखिएगा, या हम कह सकते हैं चाय का जो बैक्टीरिया होता है जो कि चाय को राउंड शेप में बदलता है। यानी अगर हम यहाँ पर कह सकते हैं चाय की पत्ती को क्रिस्टल फॉर्म में बदलने वाला, क्रिस्टल फॉर्म में बदलने वाला, क्रिस्टल फॉर्म में कौन बदलता है, क्रिस्टल फॉर्म में बदलने वाला कौन होता है, तो याद रखिएगा माइक्रोकोकस, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस, कैंडिडेंस। और इसी के कारण उसमें खुशबू भी आती है, इसी के कारण खुशबू भी आया करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए चाय का नशीला पदार्थ कौन है, टेनिन है। चाय की पत्ती को क्रिस्टल फॉर्म में बदलने वाला कौन होता है, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस।
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए चाय कैसी फसल है, तो याद रखिएगा मेरे साथियों, चाय उष्ण कटिबंध की, किसकी? उष्ण कटिबंध मानसूनी क्षेत्र की, मानसूनी क्षेत्र की बागानी फसल है। कैसी है? बागानी फसल है, यानी इसके बागान होते हैं। अब बागान कैसे होते हैं समझिएगा। जैसे हम लोग मक्का बोते हैं और एक निश्चित ऋतु आने के बाद पूरी की पूरी मक्का काट लेते हैं। जैसे हमने गेहूं की बुवाई करी और बुवाई करने के बाद जब उसकी फसल पक गई तो पूरी की पूरी जो गेहूं की फसल है वो काट ली जाएगी, उसी से हमें अनाज भी मिल जाएगा और उसी से भूसा भी मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? तो वैसे ही जो चाय है, ध्यान दीजिएगा, जो मेरे साथियों चाय है उसके साथ ऐसा नहीं होता है। चाय के बड़े बड़े फॉर्म होते हैं और यहाँ पर क्या होता है, चाय के छोटे छोटे जो पौधे हैं, पहले वो छोटे छोटे पौधे रोपे जाते हैं। इस तरह से छोटे छोटे पौधों की क्या होती है? रोपाई होती है। ठीक है, इस तरह से पौधे रोपे जाते हैं। ठीक है, फिर जब ये पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं, पौधे भाई थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो इनकी पत्तियां तोड़ ली जाती, पूरे नहीं तोड़े जाते, इनकी पत्तियों की तुड़ाई की जाती है। आपने देखा होगा एक लेडीज होगी और उसके पीछे पीठ में एक थैला सा लगा होगा, है ना? पीछे जो पीठ होती है उसमें एक थैला लगा होता है और ये लोग थैले में क्या करते हैं, जो वही थैला होता है, थैला में चाय की पत्ती तोड़ तोड़ के रखते हैं। चाय की पत्ती तोड़ तोड़कर उसी थैले में रखते रहते हैं, है ना? और एक साथ कई लोग होती, कई महिलाएं होंगी या कई पुरुष होंगे, उनके साथ बच्चे होंगे, तो ये क्या करते हैं, उसी थैले में इकट्ठा करते हैं। अब जब ये चाय की पत्ती टूट जाती है, फिर साथियों चाय के बड़े बड़े हम कह सकते हैं फैक्ट्रियां होती हैं, फैक्ट्री होती है, उन्हीं में इस चाय की पत्ती जो होती है ना, चाय की पत्ती, इस चाय की पत्ती को ले जाया जाता है और इस चाय की पत्ती पर एक जीवाणु छोड़ दिया जाता है जिसका नाम होता है माइक्रोकोकस कैंडिडेंस। क्या होता है? माइक्रोकोकस कैंडिडेंस होता है। वह इसको क्रिस्टल फॉर्म में बदल देता है, उसको गोल फॉर्म में बदल देता है। यानी पत्ती का आकार तो सभी ने देखा है, और चाय की पत्ती, जैसे वर्तमान में जो चाय की पत्ती आ रही है, आप देखिएगा कि जो चाय की पत्ती ब्लैक कलर की होगी, उसमें उसके साथ साथ ग्रीन और पत्तियां मिली रहती हैं कि नहीं? तो वह ग्रीन पत्तियां जो है वो चाय की पत्ती है, लेकिन इसको ब्लैक फॉर्म में और गोल गोल आकार में किसने बदला? गोल गोल आकार में किसने बदला? तो वह मेरे साथियों और कोई नहीं था, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस था, जिसने उसको ब्लैक कलर में बदला। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में बदला, काले कलर में नहीं बदला, क्रिस्टल फॉर्म में बदला, गोल आकार में। फिर इसके बाद क्या होता है, जो चाय की पत्तियां होती हैं, ये बड़े बड़े नीचे भट्टी टाइप की लगी होती हैं और उन पत्तियों को सुखाया जाता है और उनमें रंग दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कहते हैं, अभी बीच में ये खबर सुनी थी, शायद आपने भी सुनी होगी, कि जो वो ब्लड होता है, ब्लड की भाप देने के कारण इसका जो कलर है वो रेड हो जाता है। ऐसा नहीं था, है ना? हाँ, भाप देकर पत्तियों को कलर्ड करा जाता है, भाप देकर पत्तियों को कलर्ड किया जाता है। जैसे आपने देखा है, कुछ ऐसी पत्तियां होती है जिनको उबालने के बाद रेड कलर का पानी निकलता है। कुछ जैसे मेहंदी है, मेहंदी आप उबालिएगा तो जब आप मेहंदी उबालेंगे तो उसमें रेड कलर छूटता है। तो ऐसे ही चाय की पत्ती होती है, उसमें कुछ कलर होता है जिसके कारण मेरे साथियों इन चाय की पत्तियों का कलर बदल जाता है। माइक्रोकोकस कैंडिडेंस, हाँ ये जीवाणु है जो उसको क्रिस्टल फॉर्म में बदलता है। किस फॉर्म में बदलता है? क्रिस्टल फॉर्म में बदलता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, चाय का नशीला पदार्थ टेनिन होता है, चाय की पत्ती क्रिस्टल फॉर्म में बदलने वाला माइक्रोकोकस कैंडिडेंस होता है। चाय उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र की फसल, बागानी फसल है। अब यहाँ पर ये याद रखना, चाय के लिए पानी तो बहुत ज्यादा चाहिए। क्या यहाँ पर कहेंगे, चाय के लिए जो जमीन है, जमीन ढालूदार होनी चाहिए, क्योंकि इनकी जड़ों में पानी भरना नहीं चाहिए। जो वर्षा है, वर्षा 150 से 200 के बीच होनी चाहिए,
लेकिन पानी जड़ों में भरना नहीं चाहिए और ताप कम होना चाहिए, ताप कम होना चाहिए। ठीक है, ताप कम, वर्षा अधिक, वर्षा अधिक, लेकिन जड़ों में रुकना नहीं चाहिए, लेकिन जड़ों में भरना नहीं चाहिए, भरना नहीं चाहिए। याद रखिएगा, विश्व में चाय उत्पादन में, विश्व में चाय उत्पादन में, चाय उत्पादन में प्रथम, चाय उत्पादन में चीन प्रथम है, चीन प्रथम है, और मेरे साथियों भारत द्वितीय है, भारत द्वितीय है। ठीक है, अगला याद रखना, श्रीलंका में, श्रीलंका में पर्णकिट रोग के कारण, पर्णकिट रोग के कारण चाय की खेती पर रोक लग गई है। पहले आपसे पूछा जाता था कि ऐसा कौन सा देश है जो प्रयोग से ज्यादा या उत्पादन से ज्यादा निर्यात करता है, सॉरी उत्पादन, जितना उत्पादन करता है उसको उससे कम यूज करता है, लेकिन सेंड ज्यादा करता है, यानी निर्यात ज्यादा करता है। तो ऐसा देश था श्रीलंका। श्रीलंका में चाय का प्रयोग सबसे कम होता है, श्रीलंका में चाय का प्रयोग सबसे कम होता है, यहाँ पर निर्यात बहुत होता है, यहाँ पर चाय सबसे ज्यादा निर्यात की जाती है। लेकिन अब इस यहाँ की चाय का जो चाय की खेती है वो बंद कर दी गई थी, किस रोग के कारण? पर्णकिट रोग के कारण। ठीक है, आगे देखिएगा, रेड रस्ट ऑफ टी। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए चाय की पत्तियों में होने वाला रोग, चाय की पत्ती में होने वाला रोग, होने वाला रोग कौन सा है? रेड रस्ट ऑफ टी, रेड रस्ट ऑफ टी। रेड रस्ट ऑफ टी क्या है? ये चाय की पत्तियों में होने वाला रोग है, ध्यान दीजिएगा, चाय की पत्तियों में होने वाला रोग है। किसके कारण होता है? हमने आपको जीवाणु पढ़ाया था तो इसको बताया था, जीवाणु जब पढ़ाया था तो बताया था कि जीवाणु रेड रस्ट ऑफ टी किसके कारण, रेड रस्ट ऑफ टी किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है रेड रस्ट ऑफ टी। ठीक है, कोमल तुम बिटिया क्या पीती हो? कहती है हम चाय नहीं पीते, हम खून पीते हैं, आदि मानव है। चलिए, ये लिख लिया सभी ने भाई, जल्दी इसको नोट करिएगा। और इसके बाद साथियों नेक्स्ट हम आपको पढ़ाने वाले हैं जिसको कहते हैं कहवा, कहवा कहते हैं। जल्दी से चाय को लिख लीजिएगा, चाय को लिख लीजिएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा चाय का प्रयोग कौन करता है? सबसे ज्यादा चाय का यूज कौन करता है? तो वह भारत है। पानी भी नहीं कोमल पीती हो क्या? बिल्कुल सही। कौन सा मादा एनाफिलीज है? एनाफिलीज मच्छर नहीं है बिटिया, जीवाणु है। अरे भगवान, उत्पादन में चीन है। क्या लिख रही है श्रेया? उत्पादन में चीन है, यूज में इंडिया। हाँ, प्रयोग सबसे ज्यादा भारत करता है, प्रयोग सबसे ज्यादा भारत करता है, और उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? उत्पादन मेरे साथी सबसे ज्यादा चीन करता है। और अगर
लक्ष्मी बिटिया पढ़ लो। ये सब चीजें, इन सब चीजों में दिमाग लगाने से अच्छा है कि अपने पढ़ने में दिमाग लगाया करो। सोनिया अभी अभी कोमल तुमसे लड़ने लगेगी। चलिए लिख लिया भाई, जल्दी लिख लो, टाइम किल ना करो। आपका और हमारा टाइम, दोनों लोगों का टाइम बहुत ही ज्यादा कीमती है। चलिए, नोट हो गया सभी का? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सीटीसी चाय क्या होती है, सीटीसी चाय बाद में बताएंगे, सिर्फ आप ये याद रखना, अगर पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय उत्पादित होती है, भारत के असम में, असम में चाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। लेकिन सीटीसी चाय उच्च कोटि की चाय होती है, सीटीसी चाय, ठीक है। सीटीसी चाय दार्जिलिंग से प्राप्त होती है, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, दार्जिलिंग से प्राप्त होती है, दार्जिलिंग से प्राप्त होती है। सीटीसी चाय कहाँ से प्राप्त होती है? दार्जिलिंग से प्राप्त होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय होती है, तो आप क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा चाय उत्पादित होती है, ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा चाय होती है आसाम में। सबसे ज्यादा चाय कहाँ होती है? आसाम में होती है ना। लेकिन अगर सीटीसी की चाय की बात की जाए, सबसे बेस्ट चाय की बात करी जाए, तो सबसे बेस्ट चाय मेरे साथियों कहाँ पर होती है? दार्जिलिंग में होती है। कहते नहीं है, हम लाए हैं आपके लिए चुन चुन कर चाय की पत्तियां दार्जिलिंग से। तो दार्जिलिंग में बेस्ट होती है। जैसे मतलब काफी लोग हैं जो मोस्टली अच्छे होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं। तो चाय तो आसाम में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी की चाय वो दार्जिलिंग में होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी आप ताजमहल टी लेने जाते हो या रेड लेबल टी, तो इन जो ये जो कहते हैं, ये जो टी के प्राइस होते हैं ये अलग से होते हैं, क्योंकि इस टी की विशेषता होती है ना। या आपने देखा होगा एक चाय और आती है अग्नि चाय, अरे भाई अग्नि चाय अगर पी लो, अगर आपके पेट में जलन नहीं हो रही है ना, तो जलन होना शुरू हो जाएगी। एक ऐसे ही हमारे आसपास एक ऐसा रेस्टोरेंट था, मतलब वैसे तो वहां सब कुछ सही था, लेकिन अगर आपको बीमार होना है ना, बीमार होना है, एकदम फिट एंड फाइन हो, वहां जाके आप कुछ खा लीजिएगा, 100% सुबह तब हो जाएगा जब आप अच्छे खासे बीमार हो जाएंगे। खाना सब कुछ सही होता था, ये नहीं खाना खराब होता था। आप खाएंगे तो पता नहीं चलता, लेकिन पता नहीं क्या खाने में मिला था जो उसको खाने के बाद हालत खराब हो जाती थी। हाँ, ऐसा रेस्टोरेंट था, उसका नाम रख देना चाहिए बीमारी रेस्टोरेंट। और नाम तो भगवान ऐसा था, पता नहीं कौन सा इंग्लिश नाम था, तो याद भी नहीं है। जहां हम रहते हैं उसी के आसपास होगा ना। कानीपुर की बात कर रहे हैं बिटिया। हाँ, आग लगा देती, नाम अग्नि है, एकदम आग ही लगा देती है, इतनी गंदी चाय है। चलिए, ये लिख लिया। अब हम बात करते हैं, अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी किसकी बात करेंगे? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, कॉफी। भाई लिख लो, कॉफी, कॉफी। अब कॉफी से कई क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉफी होती है वह मेरे साथियों उष्ण कटिबंध की होती है। हमारे यहाँ भी काफी होती है, कहाँ पर? नीलगिरी पर्वत पर होती है, कर्नाटक में, और वहां वो क्षेत्र जो है वो कर्क रेखा से नीचे है। तो उष्ण कटिबंधी क्षेत्र का पौधा है,
क्षेत्र का पौधा है। अब ये जो कॉफी होती है ना, कॉफी प्राप्त कैसे की जाती है? तो मेरे साथियों, जो फल होता है, मान लीजिएगा ये कोई फल है, तो इसी में कोई बीज निकलेगा, तो इस बीज को पहले भूना जाएगा, इस बीज को निकालकर पहले भूना जाएगा, फिर पीसा जाएगा, और पीस कर मेरे साथियों एकदम पाउडर जैसा तैयार किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि यह झाड़ी, ये झाड़ी नुमा पौधे के बीज को निकालकर सुखाकर पहले सुखाई जाती है, फिर मेरे साथियों भूनकर पीस कर पाउडर के रूप में तैयार की जाती है। पाउडर के रूप में तैयार की जाती है, पाउडर के रूप में तैयार की जाती है। यानी इसको क्या हुआ, सबसे पहले इसको सुखाया गया, फिर भूना गया, फिर पीसा गया, पाउडर के रूप में इसको तैयार किया गया। किसको? कॉफी को। किसको तैयार किया गया? कॉफी को तैयार किया गया। इसीलिए आपने जो कॉफी आप देखते हो, ये बहुत भैया बहुत मेहनत से आती है, बहुत इसमें सबसे ज्यादा खटरोग करना पड़ता है ना। तो इस तरह से ये आई। अब यहाँ पर देखिएगा, इसके अलावा जो कॉफी है, कॉफी की 3 वैरायटियां हैं, यानी इसकी 3 किस्में होती हैं, 3 किस्में होती हैं। सबसे पहले होती है कॉफिया लाइबेरिया, यानी जो कॉफी है ना, कॉफी की जितनी वैरायटी हैं उनके सभी के आगे कॉफिया लगा होगा। तो सबसे पहला क्या है? कॉफिया लाइबेरिया, ठीक है। दूसरा है कॉफिया अरेबिका, कॉफिया अरेबिका। और तीसरा है कॉफिया रोबस्टा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए भारत में सर्वाधिक कॉफिया रोबस्टा उगाई जाती है। अगर पूछा जाए भारत में कौन सी उगाते हैं, तो भारत में कॉफिया रोबस्टा उगाई जाती है। कौन सी उगाई जाती है? कॉफिया रोबस्टा उगाई जाती है। दूसरा आपको याद रखना है, कॉफी का मूल उत्पादन, कॉफी का मूल क्षेत्र, कॉफी का जो मूल क्षेत्र है वो कहाँ माना जाता है? इथियोपिया का केल्फा प्रदेश, इथियोपिया का केल्फा प्रदेश, इथियोपिया का केल्फा प्रदेश है, उसको मेरे साथियों वहां पर कॉफी सबसे ज्यादा होती है। इथियोपिया का केल्फा प्रदेश है, वहां पर कॉफी का मूल स्थान है, ठीक है। अगला याद रखिएगा, सर्वाधिक उत्पादन ब्राजील में होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? ब्राजील में होता है। कॉफी की सबसे बड़ी मंडी, कॉफी को कहवा कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कहवा की सबसे बड़ी मंडी, वैसे ये कहवा कहा जाता है जब पीस कर भून कर पेस्ट बना लिया जाता है, तब मेरे साथियों इसको हम कॉफी कहते हैं। तो कहवा की सबसे बड़ी मंडी, कहवा की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? जल्दी से बताइएगा। तो कहवा की सबसे बड़ी मंडी है साओ पाउलो। कौन सी है? साओ पाउलो। और ये मेरे साथियों कहां पर है?
ब्राजील में है। कहां पर है? ब्राजील में है। साओ पाउलो, सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? साओ पाउलो, है ना। कहवा पत्तन, कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है, कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। कहवा पत्तन के नाम से कौन जाना जाता है? सेंटास बंदरगाह, सेंटास बंदरगाह, उसको मेरे साथियों कहवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट, माको बंदरगाह की संज्ञा दी गई है, कौन कौन? माको या मोका, माको या मोका, कुछ भी दिया जाए। माको बंदरगाह, माको बंदरगाह की संज्ञा दी गई है। माको बंदरगाह की संज्ञा किस आधार पर दी गई है? किस आधार पर दी गई है? तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, यमन में, यमन में, यमन, यमन सुना होगा ना, यमन। तो यमन में मोका नामक काफी, मोका नामक काफी के आधार पर, काफी के नाम पर बंदरगाह को माको बंदरगाह कहा गया। क्या कहा गया? माको बंदरगाह कहा गया। अगर आपसे पूछा जाए माको बंदरगाह किसे कहा जाता है, तो माको बंदरगाह कहाँ है? तो याद रखिएगा यमन में है। कहां पर है? यमन में है। तो यमन में माको या मोका, यमन में मोका नामक काफी के नाम पर बंदरगाह का नाम, बंदरगाह का नाम क्या पड़ गया? बंदरगाह का नाम मेरे साथियों मोका बंदरगाह पड़ गया या माको बंदरगाह पड़ गया। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कॉफी का नशीला पदार्थ, कॉफी में कौन सा पदार्थ होता है? कॉफी में कौन सा नशीला पदार्थ होता है? कॉफी में कौन सा नशीला पदार्थ होता है? याद रखिएगा कैफीन। क्या होता है? कैफीन होता है। अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, ये भी याद रखना, कोल्ड ड्रिंक जो लोग पीते हैं देखा करिएगा, कोल्ड ड्रिंक में जो कंटेंट लिखा रहता है, एक कंटेंट, तो कंटेंट में देखिएगा कोल्ड ड्रिंक का नशीला पदार्थ। कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक के लती हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वह साथी एडिक्ट हो जाते हैं इस नशीले पदार्थ के। कोल्ड ड्रिंक का नशीला पदार्थ कौन होता है? तो वो भी होता है कैफीन। क्या होता है? कैफीन होता है। क्या होता है? कैफीन होता है। जो भी हमने अभी जो पॉइंट बताया उनमें से अगर आपको कोई भी पॉइंट पर कोई भी दिक्कत है तो भाई फटाफट बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, फिर मैं आगे बढ़ाऊं। ये साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माको बंदरगाह, आपने शायद एक दिन पढ़ा होगा कि सर ने कराया था माको बंदरगाह या मोका बंदरगाह। तो चाहे माको बंदरगाह पूछा जाए या मोका बंदरगाह पूछा जाए, तो मोका बंदरगाह किस नाम के आधार पर, किस कहां पर है? यमन में है। यमन साना है ना, वहां पर है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कॉफी का पौधा सबसे पहले कौन लाया था? भारत में कॉफी के बीज कौन लाया था? कौन लाया था? जल्दी से बताइएगा। तो याद रखना मेरे साथियों, बाबा बूदान लाए थे। कौन लाए थे? बाबा बूदान लाए थे। और बाबा बूदन ने जिस पहाड़ी पर डाले, जिस पहाड़ी पर लगाए, कर्नाटक में लगाए थे, जिस पहाड़ी पर लगाए ये बीज, उस क्षेत्र को क्या कहा गया? बाबा बूदान की पहाड़ियां। उन्हीं पहाड़ियों को हम कहते हैं बाबा बूदान की पहाड़ियां। ठीक है, तो याद रखिएगा बाबा बूदान की पहाड़ियां किसके लिए हैं? वह कॉफी के लिए जानी जाती हैं। और कॉफी का उत्पादन भारत में कर्नाटक में होता है। कहां पर होता है? भारत में कॉफी का उत्पादन, भारत में कॉफी का उत्पादन का प्रमुख राज्य पूछा जाए तो प्रमुख राज्य कौन सा है? कर्नाटक हो जाएगा। और अगर पर्वत पूछा जाए तो मेरे साथियों नीलगिरी पर्वत हो जाएगा। पर्वत नीलगिरी पर्वत, पर्वत नीलगिरी पर्वत। और अगर पूछा जाए कौन सा राज्य है तो राज्य आपका कर्नाटक हो जाएगा। क्लियर? हुआ क्या था, एक बार बाबा बूदान
हज यात्रा पर गए थे। छोटी सी कहानी है, सुन लीजिए, आप याद जल्दी कर लेंगे। तो बाबा बूदान हज यात्रा पर गए थे, मक्का मदीना गए थे, वो भी पैदल पैदल गए थे, तब इतना वो था नहीं, घोड़े पे सवार होके। तो जब ये रास्ता क्रॉस कर रहे थे तो इनको प्यास लगी, इन्होंने पीने के लिए पानी मांगा। तो वहां के जो स्थानीय निवासी थे, स्थानीय निवासी मतलब सपोज करिए अगर कोई विदेशी हमारे यहाँ आए तो हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जो जहां पर रहता है वो वहां का स्थानीय निवासी होता है। तो वहां के स्थानीय निवासियों ने बाबा बूदान को पीने के लिए एक पेय पदार्थ दिया। क्या दिया? पेय पदार्थ, यानी पीने वाला पदार्थ दिया। उस पीने वाले पदार्थ में जैसे हमारे यहाँ कोई आता है तो हम लोग चाय बनाते हैं ना, तो वैसे ही इनको पीने के लिए, इनकी खातिरदारी के लिए एक पेय पदार्थ बनाया गया। वो पेय पदार्थ कैसे उन लोगों ने बनाया? पहले उन्होंने पानी गर्म होने को रखा, फिर उस पानी में उन्होंने पीसा वीसा कुछ नहीं, उस कॉफी के बीज डाल दिए। जैसे हम लोग काढ़ा बनाते हैं ना, है ना, लौंग इलायची डाल देते हैं, अदरक वदरक डाल देते हैं, तो वैसे उन्होंने क्या किया कि उसमें बीज डाल दिए कॉफी के। कॉफी खोलने के बाद खोलता रहा, खोलता रहा, खोलता रहा, खोलता रहा। जब वो पानी लगभग 1/3 बचा तो उसको छानकर बाबा बूदान को दिया गया। जब बाबा बूदान ने पिया तो उनको पीने में तो बहुत मजा आया, पीने में भी मजा आया, और मेरे साथी उनको थोड़ा एनर्जी महसूस हुई। क्या महसूस हुई? एनर्जी महसूस हुई। तो उन्होंने ये कहा कि अगर क्यों ना हम ये अपने अपने क्षेत्र में ले जाएं, वहां लगाएं जाके, तो वहां के लोगों को भी पीने में मजा आएगा। और जैसे आप लोग कहीं घूमने जाते हैं, वहां पर आपको कोई चीज बहुत टेस्टी लगती है तो आप अपने घर के लोगों के लिए भी लेके आते हैं। जैसे आगरा गए हैं तो वहां पेठा लेके आएंगे, है ना, अब बरेली गए तो ये ना कहना झुमका लेके आएंगे। मतलब जहां पर भी जो चीज फेमस होती है वो आप अपने घर के यूज के लिए लेकर आते हो। तो वैसे अगर देखा जाए तो बाबा बूदान ने भी पूछा उन लोगों से कि ये क्या है, तो वहां के लोगों ने बताया कि इस तरह से इसको बनाया जाता है। लेकिन समस्या क्या थी? उन्होंने कहा लेकिन हम इस पेड़ के बीज आपको नहीं देंगे, हम इस पेड़ के बीज नहीं देंगे। लेकिन बाबा बूदान भी परम थे, ऐसा लगता है एकदम चोरों की फैमिली से हो। उन्होंने क्या किया था, वो अपना वो पहन के गए थे अंडरवियर, जैसे छोटे बच्चे नहीं चोरी करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो 4-6 बीज अपने अंडरवियर की जो मोहरी नहीं होती, मोहरी, मोहरी में उन्होंने घसोर लिए, वहां पर छिपा के ये 4 से 6 बीज कॉफी के लेकर आए, और यहाँ पर उन्होंने अपनी उस पहाड़ी पर लगाया, जिस पहाड़ी को आज हम लोग बाबा बूदान की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। देखो कितना मजा आ गई इसको, लड़की को। ठीक है, तो ये कहानी है। चलिएगा भाई, इसको जल्दी से लिख लीजिएगा, आप लोगों ने लिखा नहीं होगा भाई, जल्दी से इसको लिख लीजिए, कॉफी को, कॉफी को लिख लीजिएगा फटाफट। जल्दी से इसको लिख लो भाई। कोमल सहेज बिटिया बोला करो। हाँ, दिमाग था और क्या। कोमल कैसे थोड़े ना है। उफ, लिख लो जल्दी से।
लिख लेना तो बता देना भाई। ये कहानी नहीं, रियलिटी है भाई। तुम इसको कहानी समझने की भूल मत करो। लिख लिया? चलिए आगे लिखिएगा। तो बस इतना ही था आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं कल फिर से एक नई क्लास के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हिंदी की क्लास में मिलेंगे एक नई और मजेदार क्लास के साथ। तो आज के लिए इतना ही।